नमस्कार दोस्तों, अगर अब तक ये प्रावधान हुआ करता था कि एनआरआईज़ एवं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स अगर उन्हें भारत के इलेक्शंस में वोट करना होता था, तो उन्हें खुद भारत आके पोलिंग स्टेशंस पे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ आके वोट करना होता था। लेकिन अब नया सिस्टम लाया गया जा रहा है, उसके थ्रू वे सभी पोस्टल बैलेट के थ्रू ही अपने वोट को कास्ट करने के लिए पात्र होंगे। तो हम जानेंगे कि पोस्टल बैलेट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोलर पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या होता है और एनआरआईटी वोटर्स किन्हें बोल लेते हैं। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने भारत की सरकार को यह सूचना दी कि वे पूर्ण तरीके से सक्षम है कि आने वाले 2021 के राज्य इलेक्शंस जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी के इलेक्शंस को वे पोस्टल बैलेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू करने के सक्षम है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को अगर ओवरसीज वोटर्स को तक एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए भारत की सरकार को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में कुछ अमेंडमेंट करेंगे। हालांकि इसके लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि किसी बिल को अगर एक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, तो ऐसा इसमें नहीं रहेगा। फिर इस सिस्टम के थ्रू अगर एनआरआई वोटर्स जो कि इलेक्शन करने के इच्छुक है, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्म करना होगा जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता है उसके 5 दिन के अंदर कर। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर डिस्पैच करेगा। फिर एनआरआई वोटर्स उस पेपर पे अपना अपना वोट चिन्हित करेंगे तथा वो इसका प्रिंट आउट एक बाय पोस्ट भारत के हाई कमिश्नर या फिर जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति के पास जमा करेंगे। फिर इस तरीके से वह फिर आगे भारत के निर्वाचन आयोग तक फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से भारत के एनआरआई वोटर्स को भी भारत के डेमोक्रेसी, भारत के जनतंत्र, भारत के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तथा उन्हें जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे कि राइट टू वोट जो कि भारत के संविधान के द्वारा सभी को दिया गया है। हाँ, इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, इन सभी राइट्स को भी बल मिलेगा। तो ये जो प्रपोज़ल है ये अन्य देशों में बहुत अच्छी तरीके से लागू है। जैसे कि ब्रिटिश के जो नागरिक है वो पात्र होते हैं कि वो बाय पोस्ट अपना वोट दे सके या फिर वो अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर देते हैं कि वो जाके वोट कर सके। लेकिन इस सिस्टम की कुछ चिंतनीय मुद्दे भी है, जैसे कि जो वोटर है उसकी गोपनीयता के साथ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, जैसे कि जब वोट के अलग अलग फेस रहते हैं तो जो भारत के एनआरआईज है वो दुनिया के हर कोने में, हर देशों में बसे हुए, तो हमें यह इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर हर देशों के हाई कमिश्नर्स तक पहुंचाना होगा। फिर वो आगे वहाँ हर एक देश में इंडिविजुअली बोलो पोस्टल बैलेट के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उनके बाद जब सबके वोट वे जमा हो जाएंगे तो उसका डाटा फिर उन्हें वापस भारत के निर्वाचन आयोग तक भेजना होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ टाइम और लग सकता है। और इसके अलावा एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि जो एनआरआई वोटर्स है उनके वोट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से देशों में फ्रीली काम करते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, जहाँ पर खालिस्तानी गतिविधियाँ खुले रूप से प्रचलित होती है। तो अगर वहाँ की सिख वोटर है उनको ये लोग आसानी से
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप हमारे बाशिंदों को वोट करिए। फिर जानते हैं हम कि एनआरआई वोटर्स या फिर ओवरसीज इलेक्टर्स किसे बोला जाता है। तो ऐसा ये सभी वे भारत के नागरिक होते हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट होता है तथा वे किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं किए होते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, लेकिन हालांकि वे भारत से बाहर अपने रोजगार या अपने हायर एजुकेशंस के लिए भारत से बाहर होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक लगभग ऐसे 3.1 करोड़ एनआरआईज है जो भारत से बाहर विभिन्न देशों में रह रहे हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है कि लोकसभा इलेक्शन जो कि 2019 में हुआ था पिछला, उसमें लगभग 25,000 एनआरआईज भारत आए वोट देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि लोग विदेशों से आ रहे हैं अपने देश में वोट करने के लिए, तो एनआरआईज अपने भारत की डेमोक्रेसी, भारत के इलेक्शन तथा भारत के भविष्य को लेके कितने वे इंटरेस्टेड है तथा वे कितने अवेयर होते हैं। तो इसके अपोजिट में अगर हम भारत में ही देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि राज्य इलेक्शन एवं ये लोकसभा इलेक्शन, इसमें खुद कभी 50% लोग वोट करने आते हैं, कभी 60%, 70%, लेकिन कभी 100% नहीं होता। और उसके अपोजिट कोई लोग इतने दूर, हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ वोट के लिए भारत आ रहे हैं। तो अगर इन लोगों को हम पोस्टल बैलेट की सुविधा देंगे तो ये अपना अपना समय न गवा के इसके थ्रू वोट कर सकेंगे। तो अभी हाल फिलहाल तक एनआरआई वोटर्स के लिए क्या प्रावधान है। तो आज से 10 साल पहले एनआरआईज को वोट देने के योग्य घोषित किया गया 2011 में। मतलब आज से 10 साल पहले ही एनआरआईज को वोट देने के अधिकार प्राप्त हुए, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ROPA 1950 में अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। तो अब इसके थ्रू क्या होता है कि जो एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है वो उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होता है भारत का, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहाँ आके वोट कर सकते हैं। हालांकि उन्हें खुद प्रस्तुत होना होता है उस पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे, जहाँ वे वोट करने जा रहे हैं कंस्टिट्यूंसी में, और साथ ही साथ उन्हें अपना पासपोर्ट भी शो करना होता है। हालांकि जो अभी बात चल रही है प्रॉक्सी वोट और पोस्टल बैलेट, इसके लिए एक बिल लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017, जो कि किसी कारणवश डिसॉल्व हो गया, क्योंकि 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई और अभी जो नई लोकसभा है 17वीं, उसने फिर से इस पे कार्य करना शुरू किया है। तो अब हम जानते हैं पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पोस्टल बैलेट को डिस्पैच या फिर भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। हालांकि इसे जब वापस मंगाया जाता है तो इसे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही लिया जा सकता है। तो ये फिलहाल यह फैसिलिटी अवेलेबल है सेना में कार्यरत लोगों के लिए एवं भारत के कर्मचारी, भारत के एम्प्लॉयज़ जो कि भारत से बाहर कार्यरत है, तथा उनके परिवारजनों को भी ये सुविधाएं पोस्टल बैलेट की फिलहाल ले सकते हैं। फिर इसके अलावा जो एक्सटेंडेड, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को ओवरसीज वोटर्स एनआरआईज को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में कुछ अमेंडमेंट करना होगा। हालांकि इसके पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम जानेंगे भारत में मतदाताओं की
3 कैटेगरी है। पहला है जनरल इलेक्टर, दूसरा है ओवरसीज़ इलेक्टर और तीसरा है सर्विस इलेक्टर। तो जनरल इलेक्टर वे लोग हैं जो कि भारत में इस वक्त रह रहे हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है। ओवरसीज़ इलेक्टर्स वो इलेक्टर्स है जो कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एनआरआईज है तथा उनके पास भारत का पासपोर्ट है। भारत का पासपोर्ट उन्हीं के पास होता है जो भारत के नागरिक है। तो इस तरीके से एनआरआईज भारत के नागरिक है। फिर देखते हैं सर्विस इलेक्टर। तो जैसा हमने देखा कि जो सदस्य है सेनाओं के या फिर जो भारत सरकार के कर्मचारी है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके पास ये फैसिलिटी कि वे चाहे तो पोस्टल बैलेट से भी वोट कर सकते हैं या फिर अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं कि वे जाए और उनकी तरफ से वोट दे के आए। तो ये दोनों सुविधाएं उनके पास है और इसी पोस्टल बैलेट की सुविधा को लागू करने का प्रस्ताव है ओवरसीज एनआरआई वोटर्स को। तो अब हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की एक छोटी सी प्रक्रिया। तो सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक पोस्टल बैलेट पेपर आता है जिसे प्रिंट निकाला जाता है। फिर 2 लिफाफे रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे लिफाफे में फॉर्म 13B होता है जिसमें कि पोस्टल बैलेट पेपर में जिस पार्टी को जिस व्यक्ति को हमें वोट करना है उसे चिन्हित करके उस छोटे फॉर्म 13B के अंदर डाला जाता है तथा जो बड़ा लिफाफा होता है उसमें डाला जाता है फॉर्म 13C जिसमें कि जो मतदाता है उसकी पर्सनल डिटेल तथा उसका हस्ताक्षर तथा उनकी आइडेंटिटी प्रूफ को इसमें डाला जाता है। फिर इन दोनों लिफाफे को इस तरीके से एक लिफाफे में डाल के बाय पोस्ट भेजा जाता है। फिर वो आगे चल के कहाँ पहुँचता है, निर्वाचन आयोग के पास। फिर वो आगे जाके उनके वोट को काउंट करता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद।